आज हम आव्यूह और सारणिकों के अनुप्रयोग पर डिस्कस करेंगे। आव्यूह और सारणिक जो हमने सीखा, आखिर उसका मैथ में कहाँ अनुप्रयोग है, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है किसी रैखिक समीकरण युग्म को या फिर किसी रैखिक समीकरणों के निकाय का हल प्राप्त करने में। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का विधि नहीं है या तरीका नहीं है, मेथड नहीं है। हमारे पास चार तरीके हैं, ऑलरेडी हम हाई स्कूल में सीख चुके हैं। लेकिन जब बात आती है 3 चर वाले समीकरणों की, 2 चर वाले के लिए तो हमने सीखा है, 3 चर वालों के लिए तो वो मेथड में से अधिकतम मेथड यूज नहीं हो पाता है। जैसे कि विलोपन विधि जो सबसे सरल विधि है, एलिमिनेशन मेथड, वो यूज नहीं कर सकते हम इसमें। पहले समीकरण ले लेते हैं फिर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो यहाँ अभी हमारे पास 3 समीकरण हैं और इन तीनों समीकरणों में 3 चर हैं, x, y और z। x और y, z के वैल्यू फाइंड आउट करना है इन समीकरणों से, जहाँ एलिमिनेशन मेथड तो बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि 3 चर हैं। एलिमिनेट करेंगे तो कोई 2 एक साथ तो एलिमिनेट होंगे नहीं। तो इसके लिए हमें सारणिक और आव्यूह का अनुप्रयोग करना होता है। अब उसको कैसे अनुप्रयोग करते हैं? अगर हम इसे आव्यूह के रूप में लिखें, इसके सारे एलिमेंट्स को या इन सभी पदों को आव्यूह में कन्वर्ट करें तो कैसा होगा? तो सबसे पहले आव्यूह में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक आव्यूह लेना पड़ेगा या एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा A, जिसमें इन चरों के गुणांकों को लिख लेते हैं a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये हो गया। अभी एक दूसरा आव्यूह ले लेते हैं b। अब b में क्या होगा? अगर हम इसको ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि फिर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए, तो देखिए a1, b1 और c1, अगर इन सभी का x, y और z कुछ इस तरह से करके अगर एक मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लाई करें तो a1x प्लस b1y प्लस b2z, ये वाला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्राप्त होने के लिए हम क्या करेंगे, को x मान लेंगे, है ना, और b जो मानेंगे वो मानेंगे d1, d2 और d3। और इस सिस्टम को, मतलब ये जो हमारे तीनों मैट्रिक्स हैं, इन तीनों मैट्रिक्सों को अगर कुछ इस प्रकार रख लिया जाए a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में, तो आप देखेंगे पुनः हमें ये समीकरण निकाय या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। आप इसका इससे गुणा करें, ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू आप ये रखें तो राइट हैंड साइड की तरह, हाँ राइट हैंड साइड में ये सब प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते वक्त हम ऐसा करते हैं, किसी भी समीकरण निकाय को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हमने आपको बताया है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कुछ और स्टेप होते हैं जिससे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जिससे इसके सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, या x, y, z तीनों ही वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस पर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं कि वो प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से x, y, z इनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि इस समीकरण को, ये जो रैखिक समीकरण है, इसको हम चाहें
तो ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस into form of ax इज इक्वल टू बी। हिंदी में लिखा जा सकता है, हम इस समीकरण के निकायों को ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, वेयर जहां a इज इक्वल टू क्या होगा 3, 2, 4, ये सारे कोएफिशिएंट ऑफ x होंगे और ये जो कॉलम बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ y होगा। यहाँ -2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप जानते कोएफिशिएंट में किसी भी वेरिएबल के 1 होता है, +1 और -3। अगला जो कॉलम बनेगा वो 3, -1 और 2 होगा। तो ये जहाँ a का वैल्यू इतना है या a इतने से रिप्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स से, x रिप्रेजेंट होता है x, y और z से, एंड b रिप्रेजेंट होता है 8, 1, 4 से। ठीक है, ऐसा पहले कर लेंगे। अभी आगे क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका डेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेट का वैल्यू जितना, अगर वो 0 हो जाता है तो फिर ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले अगला स्टेप कर लेते हैं, डेट A फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट A फाइंड आउट करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं या एक्सपेंशन अलोंग R1 कर लेते हैं। 3 × 2 1 × 2 और 3 1 × 3, -3 होगा, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 2 × 4 होगा, -+4 हो जाएगा, +3 × 2 3 × -6 होगा और 4 1 × 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉल्व करें, 2 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 होगा, यहाँ -3 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 3 से, यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 × 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, यहाँ -10 -30 हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा 33 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा, -17 होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। -3 और -30 ऐड कर लेंगे और उसमें 16 को जब ऐड करेंगे तो -17 होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इससे पता चलता है मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो इसका एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा। तो अभी आगे क्या करेंगे कि मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, ये मैंने बता दिया हुआ है। तो समय की बचत हो इसके लिए हमने एडजॉइंट लिख लिया हुआ है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। अब इस एडजॉइंट मैट्रिक्स से A इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ लिख सकते हैं सीन्स, चूँकि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू इतना है, देन इसलिए इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/det A। तो det A का वैल्यू कितना है, -17 है, और एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट होता है, तो इनटू एडजॉइंट के एलिमेंट लिख देंगे, -1 -5 -1 एंड -8 -6 9 एंड -10 1 एंड 7। तो ये हो गया A इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब A इन्वर्स का हम करेंगे क्या, अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ कि हम इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इक्वेशंस यहाँ कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A × x इज इक्वल टू B। अब इसको हम ये चाहें तो चूँकि हमें x के इन सारे मैट्रिक्स x के
सारे एलिमेंटों के वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही करना है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ फिर लिख लेंगे सिंस x इज इक्वल टू, ये अगर इधर ट्रांसपोज करा जाए तो कितना हो जाएगा a इनवर्स, और पहले से यहाँ b है तो a इनवर्स क्या होगा, b होगा। तो हम लिख सकते हैं, और x का वैल्यू x या x का मैट्रिक्स x y z इसके सारे एलिमेंट होंगे इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/-17 इंटू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 and 7 ऐसा हो जाएगा। और रहा बात b, तो b के लिए हम लिख लेंगे इस मैट्रिक्स को 8 1 और 4। अभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन द लास्ट वी मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स बाई -1/17। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब मिल जाएगा हमें 1/-1/17 -17 -34 और -51। आप जब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अलग मैट्रिक्स आपको मिलेगा जिसके एलिमेंट -17 -34 और -51 होंगे, है ना। अभी -1/17 से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से 17 सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड हो जाए, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, -1 और इंटू यहाँ 1 टाइम में सब डिवाइड होगा, तो -1 1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 2 और यहाँ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 3। तो 1 2 3 वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अभी इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स का कंपेयर करेंगे, उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का संगत अवयवों का तुलना करेंगे, दोनों पक्षों के, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हो गए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स के वैल्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमने कहीं कैलकुलेशन जो डायरेक्ट कर दिया हुआ है, कैलकुलेशन ना दिखा करके और डायरेक्ट उनके वैल्यू यहाँ दिखा दिए हुए हैं, उसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगा। जो लोग ये वीडियो अचानक से ही देख रहे होंगे उनको इनमें परेशानी हो सकता है, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो में जाकर के मल्टीप्लाई कैसे करना है या फिर इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट कैसे करना है, ये सारे टर्म्स आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसके जितने भी वीडियो हैं डिटरमिनेंट के। तो और जो लोग सीरियल से इसको पढ़े हुए हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगा। इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन करते हैं और उनमें जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में केवल 2 ही समीकरण होते तो इसके लिए हमें 2 × 2 ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता और उसी तरह से हम उसको सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन पेपर में ज़्यादातर पूछता है 3 × 3 ऑर्डर का, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम की जहाँ तक बात करें हम, तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिल के लगभग 23 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कभी कभी पैटर्न बदल जाता है, कुछ इधर उधर होता है तो थोड़े कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कई सालों के पेपरों को हम अवलोकन करें, अगर उसको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमने ये पाया कि पूरे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से 23 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक भी वीडियो मिस न करें, देखते रहें वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, डिटर्मिनेंट चैप्टर, और मिलेंगे अब 5वें चैप्टर में, अगले वीडियो में 5वें चैप्टर के साथ।